Good morning, Kamini. Good morning, everyone. Good morning, Kashish. Good morning, Good Sandeep. morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, Astha. Good morning, Diksha. Good morning, Shivani. चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्नेहा। वैष्णवी, आप कल आए थे? नो सर, कल मैं नहीं आई थी। क्यों नहीं आए थे? सर हम रिकॉर्डिंग देख लेते सर। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है सुबह सुबह में। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ सर। हो सर रहे? आप हाँ, बोलो। कह रहे हैं कि हम लोगों की केमिस्ट्री की क्लास कब से चलेगी? चलेगी भाई, थोड़ा सा इंतजार करो। इतनी जल्दी क्या है, पहले ये तो कर लो थोड़ा सा। भाई एक बात बताओ, टाइम आपके पास है नहीं, फिर आप बोल रहे हो कि केमिस्ट्री की भी क्लास शुरू कर दो, तो दोनों मैनेज कर लोगे? बताओ। क्या सर? आप कह रहे हो मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो अगर मैं केमिस्ट्री और बायो की भी क्लासेस साथ में शुरू कर दूंगा तो क्या आप मैनेज कर लोगे? सर मतलब शाम में करेंगे ना आप, कि तो तीनों एक ही टाइम चले? नहीं, शाम में करूंगा तो सुबह वाली कब पढ़ोगे फिर? सर हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबके साथ नहीं होगा ना, बात तो ये है ना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज वाले भी बच्चे हैं इसमें। आप कॉलेज जाते हो? सर हम कॉलेज नहीं जाते, हम नीट की तैयारी करने वाला है। नीट की तैयारी कर रहे हो? हाँ, लाइब्रेरी जाते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी जाते हो। नहीं तो कोई और बैच भी लिया है क्या आपने? पीडब्ल्यू का। तो फिर यहाँ लेने की क्या जरूरत थी? सर क्वेश्चन करने के लिए ले लिया, आप अच्छा समझाते थे। नहीं भाई, मैं कैसे इतना अच्छा समझा सकता हूँ जितना पीडब्ल्यू वाले समझाएंगे? ये बताओ। सर मतलब मेरी बायो केमिस्ट्री ठीक है, हम्म। फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो फिजिक्स जैसे इजी लैंग्वेज में आप बताते हैं। हम्म। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो रहे हैं, सॉल्व हो पाते हैं? हाँ क्वेश्चन हो रहे सर। चलो फिर। इस बीच थोड़ी तबीयत नहीं सही है, इसी कोई वजह नहीं, से। अभी थोड़ा वेट करो। अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं नहीं चाहता कि सब इतना जल्दी जल्दी करा दो। अगर देखो मेरे को कोर्स करवाना होता ना, तो मैं ये एक दिन में एक चैप्टर निपटा देता। ठीक है। लेकिन मैं क्वेश्चंस इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, टाइम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि जो चीज पढ़ो वो अच्छे से समझ आ जाए। तो अभी कोई जी जल्दी नहीं है। ठीक है, तो अभी केमिस्ट्री के लिए थोड़ा वेट करो। जब अगर फ्री टाइम है तो भाई अपने आप बायो पढ़ लो, जो मन करता है वो पढ़ लो, रिवीजन कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मतलब ये मत सोचो कि हमारे पास खाली टाइम में तो इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है ना? जी। जितना खाली टाइम होता है उसमें खुद से एफर्ट करो, ज्यादा और ज्यादा फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाओ, नीट के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो। एम्स जब होता था ना, एम्स का एग्जाम एमबीबीएस के लिए, तब के क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, जब पहले एम्स का पेपर होता था। तो लेवल तो जितना जी। बढ़ाना है उतना बढ़ाते रहो। जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, साल में 4 बार होता है। तो ये है कि टाइम वेस्ट मत करो बस। ठीक है।
मैं जी। जैसे पढ़ा रहा हूँ मतलब, तो मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज क्योंकि देखो कुछ कॉलेज वाले भी बच्चे हैं, उनके साथ मैनेज नहीं हो पाता, सुबह से शाम तक वो कॉलेज में रहते हैं। अगर मान लो वो सुबह क्लास लेते हैं फिर शाम को उनको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं, या मान लो सुबह कोई क्लास नहीं ले पाता तो वो शाम को लेता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम्म, ठीक है। तो इसलिए मैं, मेरा यही है, देखो मैं ना बर्डन नहीं डालता। अब बाकी सब जगह मैंने देखा है क्या होता है भाई, 3 3 क्लासेस रेगुलर होती हैं 1.5 घंटे की, 4.5 घंटे तो क्लासेस में चला जाता है ना, उसमें नोट्स बन पाते हैं ना कुछ हो पाता है। तो प्रैक्टिस जी कब सर। करोगे फिर, ठीक है। और ये अगर 4.5 घंटे क्लासेस लेनी है तो भाई उसके लिए अगर उतना प्रेशर आप झेल सकते तो उसके लिए बेस्ट जगह है कोटा। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ भाई, जो भी बोलता है ना कि मेरे को नीट की कोचिंग करनी है तो भाई कोटा जाओ, एलन सबसे बढ़िया है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, बता दूंगा मैं केमिस्ट्री कब स्टार्ट करना है। अभी दिसंबर तक तो यही पढ़ लो फिजिक्स, दिसंबर एंड से या मे बी जनवरी से मैं इवनिंग वाली क्लास स्टार्ट करूंगा, तब हम बायो या फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। चलो, तो क्वेश्चंस कर लिए सबने जो कल दिए थे, कितने कितने कर लिए? गुड मॉर्निंग अजय, बताओ भाई क्वेश्चंस हो गए? आदर्श बैकलॉग कंप्लीट हो गया आपका? नो सर, अभी नहीं हुआ है सर, अभी एक दो वीडियोस रह गई है। तो एग्जाम वगैरह सब हो गए, प्रैक्टिकल वगैरह? सर अभी दो तीन रह गए सर, तीन। अच्छा, चलो ठीक है, फिर जब हो जाए तो यस सर। फिर ट्रैक पे वापस आ जाना, डिले मत करना ज्यादा। ओके। ओके सर। चलो, 4 5 नहीं किए, कुछ नहीं हुए, आधे हुए हैं। चलो कोई नहीं, सर 10 आधे क्वेश्चन की। अजय ने किए हैं, ठीक है। चलो फिर पहले क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। आज वाली क्लास में अगर टाइम बचेगा लास्ट में तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, वरना फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, और एक चीज और है, आज मंडे है, वेनेसडे को मतलब रेडी रहो टेस्ट के लिए। तो जो आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है, मतलब जो आपको वो मैथमेटिक, वो बेसिक मैथ्स जो बताया था, वो जो हमने करा था वो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन 3 चैप्टर का टेस्ट होगा परसों को। तो मैं आपको 2 दिन एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज उसका रिवीजन कर लेना, जिसका जो बैकलॉग है कर लेना, जिसने जो लेक्चर नहीं देखा, और प्लीज टेस्ट अच्छे से देना, ठीक है। और उसके नेक्स्ट डे फिर थर्सडे को इस वाले चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो 3 चैप्टर रिवाइज कर लो। अब ये है कि जैसे जैसे हम आगे एक एक चैप्टर बढ़ते जाएंगे तो बीच बीच में आपके पीछे जितने चैप्टर हो चुके हैं उनका एक कॉमन टेस्ट होता रहेगा, ताकि जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है वो आप भूल ना जाओ, उसको टच में रखना है, ठीक है। तो ये चीज चलती रहेगी, इसलिए अपना स्टार्टिंग से रिवीजन बना के रखना है। ऐसा नहीं है अभी हम फिफ्थ फोर्थ चैप्टर पे पहुंच गए या फिफ्थ चैप्टर पे पहुंच गए तो पहला चैप्टर दिमाग से ही उड़ गया है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। रिवाइज करते रहना उसको, बीच बीच में मैं ये टेस्ट लेता रहूंगा स्टार्टिंग से। तो परसों जो है आपके 3 चैप्टर का टेस्ट है, बेसिक मैथ्स वाले का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद थर्सडे को जो है वही इवनिंग में टेस्ट होगा आपका मोशन इन अ प्लेन का, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चारों जितने चैप्टर्स हैं इन सबका कॉमन टेस्ट हो जाएगा, मे बी सैटरडे को या संडे को जब मेरे को टाइम होगा, ठीक है, तब ले लूंगा। चलो, तो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस जो मैंने आपको कल भेजे थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड इज अ रिजल्ट ऑफ टू साइमल्टेनियसली occurring components of motion, which are the components in, ठीक है। तो ये भाई प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है यहाँ पे। आपको पता है कि एक मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल साइड में रहता है, एक हमारा वर्टिकल साइड में रहता है, उनका जो रिजल्टेंट है वो हमें प्रोजेक्टाइल बना के देता है, ठीक है। यू कॉस थीटा यू साइन थीटा पढ़ा था आपने, वही चीज है। तो अब आपसे ये एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है कि भाई किसमें एक्सेलरेशन होता है किसमें नहीं होता है, तो क्या आंसर लगाया आप लोगों ने इसका, बताओ।
डी। डी। हाँ, बोथ बी एंड सी मतलब डी हो गया। ठीक है। तो अच्छा शिवानी, आप बताओ मेरे को डी कैसे हुआ, मतलब आपने क्या सोचा है डी को लेकर? बताओ शिवानी। तन्नू, आपने किया ये? नो सर, फर्स्ट वाला नहीं किया। अच्छा, बाकी सारे कर लिए। सर कुछ कुछ किए हैं। अच्छा, तो देखो फर्स्ट वाला जो है ना यहाँ पर, उसका डी ही होगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि आप, मैंने जैसे बताया था कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एंड उसमें क्या रहता है, एक हमारा यू कॉस थीटा होता है, एक हमारा यू साइन थीटा होता है। ठीक है। तो मैं उसको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ वापस से। तो मान लो कुछ इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन था। एंड मान लो कोई भी, अगर हम किसी भी पॉइंट पर पोजीशन लेते हैं, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की, तो क्या है कि एक तरफ आपका जो है हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपका यू कॉस थीटा होगा, और इधर जो आपका कंपोनेंट होगा वो आपका यू साइन थीटा होगा। ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो यू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, ये जो वेलोसिटी रहती है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहती है। इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट। ठीक है। जो आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में होता है। एंड वर्टिकल कंपोनेंट में भी कौन सा वाला होता है आपका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कौन सा वाला लगता है भाई वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन, कोई बताएगा? बताओ भाई, वर्टिकल कंपोनेंट में कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? अब कोई बता नहीं रहे, वैसे सबने डी करा है। अरे कांस्टेंट तो लगेगा, मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट वाला कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है आपका स्मॉल जी, वो एक्ट करता है। इस वजह से यहाँ पर जो वर्टिकल मोशन रहता है, तो जब आप देखोगे वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, एंड इसके बाद एक बार उसकी जीरो वेलोसिटी हो जाती है जब डायरेक्शन चेंज करता है वो। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ये आपका नीचे की तरफ आने लग जाता है। ठीक है। तो बस ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। तो यू कॉस थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये वाला जो है वेरी करेगा विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। तो यू साइन थीटा क्या है, इनिशियली मतलब एक्सेलरेशन इसमें लग रहा होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, मतलब ऊपर जाते टाइम इसमें क्या लगेगा, रिटार्डेशन लगेगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकते हो तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, उसकी स्पीड को कम करती है। तो उस टाइम पे रिटार्डेशन लग रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद, यहाँ पर जो हम ये हाइट कैलकुलेट कर रहे थे ना, मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर पहुंचने के बाद, ये टॉप पर पहुंचने के बाद जब ये नीचे की तरफ आएगा, तब इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाएगी जीरो से। ठीक है। तो ये इसका केस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था,
At the topmost point of the trajectory for an object that is being projected at an angle theta with the horizontal has acceleration. बताओ भाई कितना होगा? सी नहीं, सी नहीं होगा, ठीक है, सर जी जी ही होगा, मतलब डी है इसका आंसर, जो है डी रहेगा। क्योंकि भाई अभी मैंने आपको ये चीज बताई ना, एक्सेलरेशन हमेशा जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट पे आपका काम कर रहा होगा, या मान लो अगर पूरे प्रोजेक्टाइल पर भी देखे तो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो सिर्फ स्मॉल जी काम कर रहा है, ठीक है। और स्मॉल जी क्या है, एक टाइप का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसकी वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है? ये चेंज थोड़ी ना हो रहा है। आपकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी ऊपर जाके जीरो हो सकती है, लेकिन जी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, बिकॉज ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो पूरे पाथ में ट्रेजेक्ट्री के, ट्रेजेक्ट्री मतलब ये जो पूरा पाथ है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में कवर हो रहा है, तो उस पूरे ट्रेजेक्ट्री में कोई भी एंगल आपका बना हो और कोई भी आपका पॉइंट हो, चाहे टॉप मोस्ट पॉइंट हो, बीच में कोई पॉइंट हो, या पूरे एंड तक कोई पॉइंट हो, मतलब पूरे पाथ में कोई भी पॉइंट होता है, तो वहां पर एक्सेलरेशन आपका जी ही लगेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, two projectiles A and B thrown with the speeds in the ratio 1:√2 acquired the same height. If A is thrown at an angle 45 degree with the horizontal, then angle of projection will be. बताओ किया ये वाला? स्पीड का रेशियो दिया है और ये बोला है कि acquired the same height. C, ठीक है, C 30 डिग्री। C कह रहे हैं सब, चलो देखते हैं फिर। तो किसको समझ नहीं आया ये वाला? वैसे तो इजी था, बस कंपेयर करना था फॉर्मूला लगा के। देखो यहाँ पर क्या है, आपको जो हाइट है दोनों केसेस में वो बराबर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट है वो आपको बराबर दी गई है, और आपको हाइट का फॉर्मूला पता है, जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है कैपिटल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, सॉरी बाई 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये बोला गया है कि भाई मैक्सिमम हाइट यहाँ पर दोनों सेम है, और एक में इन्होंने एंगल बोला है कि 45 डिग्री का है, तो ए वाला जो है वो आपका 45 डिग्री पे फेंका गया है, और दूसरे वाले का एंगल आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एच ए इज इक्वल टू एच बी कर दो, हाइट ए की जो है बी के बराबर है मैक्सिमम हाइट यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g ऐसे ही रहेगा, और इधर की तरफ यू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो 2g तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यू ए स्क्वायर अपॉन यू बी स्क्वायर, ये मैं एक तरफ ले लेता हूँ बिकॉज इसका रेशियो इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा बचा था, नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 45। अब देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होता है कि साइन 45 निकालो उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो यू ए स्क्वायर अपॉन यू बी स्क्वायर को मैं यू ए बाई यू बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, एक ही चीज है, ठीक है। अगर दो पे पावर जो है सेम होती है तो हम उनको मतलब ऐसे रेशियो में लिख के ओवरऑल उसकी होल पावर उतनी कर सकते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो गया साइन 45, साइन 45 मतलब 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यू ए और यू बी का आपको रेशियो यहाँ पर दिया था, ये बोला था कि भाई दोनों प्रोजेक्टाइल ए और बी की जो रेशियो का स्पीड का रेशियो है वो है 1:2, तो आपने यू ए बाई यू बी को 1:2 कर दिया, इसका स्क्वायर हो गया,
ये आया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये नीचे तो 1 हो गया, ठीक है। अब 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/2 हो गया। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, और 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो भाई, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ रूट ले लो, मतलब 1/√2 आएगा। और एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 45 की वैल्यू 1 थोड़ा ही सॉरी सॉरी सॉरी, 1/√2 1 होगा। बाई रूट टू। 1/√2। ठीक है ठीक है, ये 1/√2 हो गया, ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर हो गया। तो ये वाला जो √2 का स्क्वायर नीचे हुआ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1/4 हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1/2 हो जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 यहाँ पर आ गई, तो साइन थीटा आपको पता है कहाँ पर होता है, साइन इनवर्स 1/2 ये आपका होता है 30 डिग्री पे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, यही पूछा था ना, एंगल। तो बस 30 डिग्री जो है वो इसका एंगल हो गया बी वाले का, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करना था। ये कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये कंपेयर करने वाले थोड़े से अच्छे से करना सीखो, ठीक है, जिसको नहीं आ पाया था। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड विद एन एंगल 30 डिग्री। ये तो बहुत ही इजी है, बताओ भाई क्या है इसका आंसर, छोटी सी ए कैलकुलेशन। ए, ठीक है। तो ए हो गया इसका आंसर 490√3 मीटर। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे होगा, क्योंकि इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाना आपको। और आपको यहाँ पर यू दी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है 98, और थीटा की वैल्यू दी हुई है, बाकी कैलकुलेशन आपके ऊपर है। ये जो क्वेश्चन है ये जिपमर 2018 एमबीबीएस के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो फिगर शो 3 पाथ ऑफ अ रॉक विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द रिस्पेक्टिव इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंसेस। क्या किया भाई इसका आंसर, 3 ग्राफ दिए हुए हैं यहाँ पर आपको, 3 कर्व दिए हुए हैं, ठीक है। और ये इनिशियल वेलोसिटी के हैं। तो आपको ये बताना है कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसका क्या मतलब, कौन सी ज्यादा होगी कौन सी कम होगी, ये चीज आपको बतानी थी। अच्छा, बताना है, ठीक है। और किसी ने भी नहीं किया क्या ये, सब मैंने किया है। क्या है इसका आंसर। सब 3 की सबसे ज्यादा, देन 2, देन 1। अच्छा, ऐसा क्यों। सर क्योंकि रेंज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। तो मैक्सिमम लेंथ हमारी जो डिस्टेंस कवर की है वो थर्ड वाले ने की है, देन सेकंड ने, देन 1 ने। अच्छा, तो ये आंसर देखा था कहीं, नहीं सर, डिस्टेंस वो है। देखा तो है कहीं पर। नहीं सर। चलो ठीक है, फिर नहीं देखा तो देखो यहाँ पर आपको 3 ग्राफ दिए हुए हैं। पहले वो मैं 3 ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके के हैं, मतलब तीनों के जो पाथ इन्होंने दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और इन्होंने एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ली है। इसके अलोंग फर्स्ट वाले का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, फिर सेकंड वाले का कुछ इस तरीके से है, और उसके बाद थर्ड वाले का कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो 3 पाथ जो हैं ये आपको यहाँ पर दिए हैं इनिशियल वेलोसिटी के, यानी कि ये मान लो u1 है, और ये मान लो u2 है, और ये वाला मान लो u3 है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है कि आपको कर्व दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज तो ये पता चल रही होगी कि भाई मतलब यहाँ पर ये जो y वाला कंपोनेंट है ये तो इन्होंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दी है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जो इन्होंने दी है ना, तो उसकी इन्होंने क्या करी है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी जो दे रहे हैं, ये तो आपका नीचे जो इन्होंने ग्राफ में दिखाया है वो आई थिंक रेंज को दिखाया होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो आप वाई एक्सिस पे आप इसको देख रहे हो, वाई एक्सिस पर आप ये समझ सकते हो
ये जो इन्होंने यहाँ पर वैल्यू दी है ना, ये आपकी मैक्सिमम जो इन्होंने वेलोसिटी दी है, मतलब वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट आपको शो हो रहा है वो वेलोसिटी का कंपोनेंट शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इन्होंने क्या करा है, ये जो स्ट्रेट लाइन खींच दी है ना ग्राफ के बीच में, इससे मतलब हमको ये पता चल रहा है कि इन्होंने जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब जितनी ये जा सकती है, वो इन्होंने फिक्स कर दी है। बाकी क्या है कि सबका एंगल आई थिंक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है रेंज के बारे में बताना है कि भाई रेंज यहाँ पर सबसे ज्यादा किस वाले केस में होगी। ठीक है, तो रेंज का पहले देखो फॉर्मूला, देखो आप रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एंड आपको मैंने इसका एक और फॉर्मूला बताया था कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम 2 sin थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाई जी। और यहाँ पर क्या है, आप अगर क्या कर दो, 2 यहाँ पर अगर आप बाहर निकाल लो, एंड ये वाले यू स्क्वायर में से एक यू क्या करता हूँ मैं साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और एक यू जो है मैं कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस हम इससे एक रिजल्ट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी, यानी कि 2 इंटू यू साइन थीटा आपको पता है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है, यू कॉस थीटा क्या होता है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब यहाँ पर ये जो आपको 1 2 3 आगे की तरफ दिख रहे हैं, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 वाला इतना आगे तक ग्राफ गया है, ये जो 3 वाला आप ग्राफ देख रहे हो ये यहाँ तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा। बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट से तो देखो हाइट का पता चलता है, और इन्होंने हाइट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट से जो हाइट रीच होनी थी ऊपर की तरफ जाके, वो तीनों की लगभग बराबर यहाँ पर जो है हाइट रीच हो रही है। और लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन अगर आप देखोगे तो तीसरे वाले का यहाँ पर क्या है, रेंज, मतलब तीसरे वाले ने मैक्सिमम ट्रेवल किया है। ठीक है, तीसरे वाले की जो रेंज है, मतलब रेंज ही हमको बतानी है, तो तीसरे वाले की रेंज सबसे ज्यादा है, और फिर दूसरे वाले की सबसे ज्यादा, और मतलब पहले वाले की ज्यादा है। तो ये हमको इसलिए पता चल रहा है बिकॉज इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी का जो कर्व दिया है, तो उसमें क्या होगा कि ऊपर की तरफ जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो तो आपका यू साइन थीटा होगा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो यू कॉस थीटा होगा। तो कहने का मतलब ये कि इसमें से यू कॉस थीटा जिसका सबसे ज्यादा होगा वो उसी की सबसे ज्यादा रेंज रहेगी। ठीक है, तो इतना कुछ खास है नहीं इसमें। तो आर आर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि आर की जो वैल्यू है वो यू कॉस थीटा पर डिपेंड करती है, यू साइन थीटा पर भी डिपेंड करती है, लेकिन यू साइन थीटा को इन्होंने कांस्टेंट कर दिया है। तो यू साइन थीटा अगर कांस्टेंट कर दिया, जी इन्होंने कांस्टेंट कर दिया है, 2 ऐसे ही कांस्टेंट है, तो बचा हमारे पास क्या, यू कॉस थीटा बचा। तो यू कॉस थीटा जिसका ज्यादा उसकी रेंज ज्यादा। अब यू कॉस थीटा भी उसी का ज्यादा होगा जिसमें ग्राफ में आप देख सकते हो कि उन्होंने वर्टिकल तो इन्होंने कांस्टेंट कर दिया है, तो वर्टिकल कांस्टेंट करने के बाद यू कॉस थीटा तीसरे वाले का ज्यादा होगा, उसके बाद दूसरे वाले का ज्यादा होगा, उसके बाद पहले वाले का ज्यादा होगा। ठीक है, तो बस ये इस तरीके से आपको समझना था। बाकी ग्राफ इस सिंपल सा ग्राफ था, इसको आप देखकर ही समझ सकते हो कि भाई रेंज किस में ज्यादा होगी। ठीक है, बस वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर लो। तो ये इसका जो ऑर्डर होगा वो आपका थर्ड वाला सबसे ज्यादा, फिर सेकंड वाला, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर है वो होगा आपका ए वाला। ठीक है, तो ग्राफ मतलब मैंने आपको ऐसे बता दिया, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, जिस तरफ क्या होता है, ये क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होता है वो चीज बड़ी होती है, एंड जिस तरफ ये बीक बनी होती है, ये बर्ड की बीक होती है, उस तरफ वो चीज छोटी होती है। तो ये ऐसे लिखो या ऊपर वाला लिखो, सेम ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a man can throw a stone to a maximum distance of 80 meter, the maximum height to which it will rises। बताओ ये वाला क्या है, डी। अच्छा, डी कह रहे हो, श्वेता ने कहा बी, और बाकी लोग, कामिनी को नहीं आया, कनिष्का ने बोला बी, स्नेहा कह रही है बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है
कि भैया मैन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। अब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया बिकॉज यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है जो मैंने आपको कल नहीं बताया था, परसों। तो वो एक चीज ये होती है कि भाई जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें एक चीज आप ये ध्यान रखना कि जो आपकी रेंज होती है ना, वो मैक्सिमम जो होती है वो आपकी 45 डिग्रीज पर होती है। यानी कि आप अगर किसी पत्थर को फेंक रहे हो, मान लो अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हो, एक 30 डिग्री पे फेंका, एक 45 डिग्री पे फेंका, एक 60 डिग्री पे फेंका, एक 90 डिग्री पे फेंका, तो पत्थर जो है आपने जो फेंका है, आप जहां पर खड़े हो, जिस पोजीशन से फेंक रहे हो, उससे सबसे ज्यादा दूर तभी जाएगा जब आप उसको 45 डिग्री पर फेंकोगे। ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे होता है ये आपके एनसीईआरटी वगैरह में देख लेना, दिया होगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर होती है। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है। तो कभी भी क्वेश्चन कोई ऐसा आए कि भाई आपको जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, या ये इसमें जैसे दिया है कि पत्थर जो फेंक रहा है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस 80 मीटर है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो फेंक सकता है वो 80 मीटर का दिया है, इसका मतलब उसने 45 डिग्री पर फेंका होगा। ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जब कोई मतलब क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, उनको जब शॉट लगाना होता है अपने बैट से बॉल के लिए, तो वो क्या करते हैं, बॉल को जब हिट करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि 45 डिग्री पर ही हिट हो। लगभग लगभग कोशिश ही रहती है, सो दैट कि मैक्सिमम दूरी तक वो बॉल जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब आपको यहाँ पर इन्होंने दिया है कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस जो फेंक सकता है आदमी वो 80 मीटर तक है। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो आपकी इन्होंने दी हुई है 80 मीटर। तो अब आपको ये बोला गया है कि, सॉरी रेंज है ना ये, आर मैक्स हो गया। ठीक है। तो अब आपको बोला है कि भाई मैक्सिमम हाइट यहाँ पर कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस वेलोसिटी निकाल लेनी है, उसको फिर आप एच वाले फॉर्मूले में रख दोगे और आपका जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो आर मैक्स की वैल्यू हमें 80 मीटर दी गई है, और आर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू 80। ये चीज आपको दी है। और थीटा मैंने बताया कि भाई अगर इसने मैक्सिमम तक फेंका है तो मतलब 45 डिग्री होगा, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है। तो यू स्क्वायर हो गया साइन 2 थीटा का मतलब होता है साइन 2 इंटू 45 बाई जी इज इक्वल टू 80। ठीक है। तो ये चीज हो गई। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, एच मैक्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, मतलब मैक्सिमम हाइट जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना सभी लोग अच्छे से। रेंज का क्या होता है हॉरिजॉन्टल, और ये हाइट का कितना होता है, टाइम का कितना होता है, ये सारे फॉर्मूले याद रखना। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यू स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये 45 डिग्री है हमारा एंगल जो है, तो साइन 45 की वैल्यू निकालो और उसका फिर स्क्वायर कर दो अपॉन 2g है। तो ये यहाँ पर कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, यानी कि यू स्क्वायर हो गया बाय जी हो गया। और ये लिख लेता हूँ साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो 1/2 एक तो ये हो गया, और 1/2 एक पहले से है ये वाला नीचे वाला। तो ये आपका हो गया यू स्क्वायर बाई जी और 1/4। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकाल सकते हो। यू स्क्वायर बाई जी की जो वैल्यू होगी क्या होगी, ये जी तो आपका उधर उधर चला जाएगा, सॉरी जी नहीं जाएगा, मतलब जी की तो यू स्क्वायर बाई जी की तो वैल्यू निकाल लें। 80 बाई क्या हो जाएगा, ये साइन 2 इंटू 45 यानी कि साइन 90 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 80/1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है। तो ये हो गया आपका 80 की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, 80 इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ। यस सर। यस सर। यस सर। तो बस यही ध्यान रखना, मैक्सिमम जो रेंज होती है वो आपकी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर लाई करती है। ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर बनती है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
If a person can throw a stone to maximum height of h meter vertically, then the maximum distance through which it can be thrown horizontally at an angle theta by the same person is. बताओ ये वाला क्या है? बोलो भाई. किसी ने भी नहीं किया. टू एक्स. चलो ठीक है. सी कंफर्म नहीं है. देखो देखो ऐसा है ना, यहाँ पे अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, पहले रेंज के बारे में बताता हूँ मैं, जो 45 डिग्री वाली बात कर रहा था. तो एक चीज ये ध्यान रखो, रेंज का जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या होता है भाई? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. ठीक है. तो एक चीज ये ध्यान रखना कि कोई भी अगर रेंज है या कोई भी मान लो हाइट है, तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ अगर इस एंगल पर डिपेंड करे और आपको निकालना है. मान लो अगर हमने u को और g को किसी को कोई वैल्यू ले लिया और हम एंगल अलग अलग ले रहे हैं, तो अगर हम ये ढूंढ रहे हैं कि भाई रेंज जो है वो मैक्सिमम कितने एंगल पर होगी, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? जो ये साइन थीटा का आपको टर्म यहाँ पर दिख रहा है, बेसिकली क्या है? साइन थीटा ही है. ठीक है. तो साइन थीटा का जो टर्म आपको दिख रहा है, आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि भाई साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी जो यहाँ पर मैक्सिमम होती है वो आपकी 1 होती है. और कहां पर होती है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे. ठीक है. उसी तरीके से कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी वो भी 1 होती है. और वो कितने पर होती है? वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर होती है. ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना. साइन थीटा कभी भी आप कहीं पर कैलकुलेट कर रहे हो तो थीटा की साइन थीटा की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम 1 होगी. मतलब साइन थीटा का जो ग्राफ रहता है ना, वो कुछ इस तरीके से रहता है. ये साइन कर्व आपने देखा होगा. तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर ये 1 1 आती रहती है और नीचे ये -1 आती है और ये बीच में 0 की लाइन है. तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है 1 रहती है. और कब आती है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, जब थीटा क्या होता है? 90 डिग्री होता है. तो यहां से जब इस लॉजिक को आप यूज करते हो तो साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर मतलब 1 मिलती है. और इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 है, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री. और यहां से आपको मिल जाता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करी, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज होती है. इसी तरीके से अगर आप हाइट का फॉर्मूला देखोगे तो हाइट का जो फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. तो अब u और g की वैल्यू तो देखो क्या है, हम कुछ भी ले सकते हैं. मान लो अलग अलग केसेस ले रहे हो और अलग अलग एंगल पर ले रहे हो और हमें ये निकालना है कि भाई मैक्सिमम हाइट हमें कितने एंगल पर मिलेगी. तो आप क्या करोगे? ये साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए? 1 के बराबर होनी चाहिए. ठीक है. तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 है और दोनों तरफ अगर आप रूट ले लेते हो तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है और साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा होता है. तो इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी. तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम हाइट जो मिलती है वो हमको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मिलती है. समझ आ गई बात? तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये वाला क्वेश्चन करो. मैक्सिमम हाइट मिलेगी 90 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी मैक्सिमम 45 डिग्री पे. तो अब ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद 8:20 पे वापस से मिलते हैं. ठीक है. फिर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा. ठीक है. जल्दी से करो इस वाले क्वेश्चन को.